नमस्कार, आपके साथ मैं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। स्वागत करती हूं आपका हमारे इस खास कार्यक्रम कहानी कामयाबी की में। और इस कार्यक्रम में हम आपको मिलाते हैं किसी ऐसी शख्सियत से जो आपको आपकी जिंदगी जीने का एक नया लक्ष्य दे दे। क्योंकि हम में से बहुत युवा, हम में से बहुत लोग अक्सर ये सोचते रहते हैं कि कामयाबी की उस मंजिल तक आखिर कैसे पहुंचा जाए। हम फेसबुक पर, हम यूट्यूब पर वो वीडियोस तो देखते हैं जिसमें हमें लग्जरी गाड़ियां दिखाई दें, जिसमें हमें बड़े बड़े बंगले दिखाई दें, लेकिन हम कभी उन बंगलों तक के बनने के पीछे की कहानी, उन महंगी गाड़ियों तक के खरीदने के पीछे की कहानी नहीं समझ पाते। हमारे इस कार्यक्रम का मकसद यही है कि आप उन तमाम चीज़ों से रूबरू हो। और आज आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली अपने आप को महसूस करेंगे, क्योंकि जो शख्सियत हमारे साथ जुड़ी है उनका तारुफ मैं बस इसी बात से करवाना चाहूंगी कि शुरुआत में उन्होंने एक ट्रक खरीदा, ट्रक चलाया। उन्हें भी शायद ये नहीं मालूम था कि आज उनके रिजॉर्ट्स होंगे, उनके होटल होंगे और ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा बिजनेस होगा। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर बिजनेसमैन अशोक ढींगरा सर। नमस्कार जी। तो सर, मुझे लगता है कि जो शुरुआत में मैंने दर्शकों को कहा वही अपने आप में बहुत ज़्यादा है। एक ट्रक से लेकर इस बड़े कामयाबी के सफर की कहानी के पीछे का राज क्या है, आप यहाँ पर कैसे पहुंचे? सबसे पहला मेरा ये कॉमन सवाल वो इसलिए क्योंकि आपकी कहानी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है और बहुत ही ज़्यादा आम से अलग। एक्चुअल मैं आपको बताऊं, ये कहानी एक गाड़ी से शुरू नहीं हुई। जी मेरे फादर ने 2 गाड़ी खरीदी थी, जी जो खुद गाड़ी चलाते थे। पहले वो इसका काम करते थे, फ्लोर मिल थी हमारे पास, उसका काम करते थे। फिर वो छोटे ब्रदर को दे दी और उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट का काम उन्होंने शुरू किया 2 ट्रकों के साथ, और उनका इंटरेस्ट बनता गया। तो हमारी एक जॉइंट फैमिली थी, ताया जी, अंकल जी सारे थे। 1964 में वो सेपरेट हुए, तो फादर के लिए मतलब उनके पास फिर एक हिस्से में एक गाड़ी आई। फिर उन्होंने एक गाड़ी और परचेज़ की और ख़ुद गाड़ी ड्राइव करते थे। तब हम स्कूल में पढ़ते थे, उसके बाद कॉलेज भी पढ़े हम। दोनों भाई, बड़े भाई सुभाष ढींगरा हैं वो, और 2 में हम क्लास में इकट्ठे पढ़ते थे। तो उन्होंने ये बिज़नेस शुरू किया था फादर ने, और मैं आपको बताऊं सारा श्रेय उनको जाता है। एक्चुअल क्या है, मेरे फादर बड़े हार्ड वर्कर थे, उनकी इंस्पायरेशन से ही सब कुछ हुआ जो आज हम यहाँ तक पहुँचे। उनका एक प्रिंसिपल था, ईमानदारी और मेहनत। मेहनत से वो कभी पीछे नहीं हटते थे। चाहे एग्रीकल्चर का काम था, पहले एग्रीकल्चर से पूरा एग्रीकल्चर का काम करते थे वो। उसके बाद उन्होंने ट्रांसपोर्ट भी की, फ्लोर मिल भी किया। क्योंकि पाकिस्तान से आए थे हम, तो पाकिस्तान से खाली हाथ आए थे। जो हमें ज़मीनें भी अलाट हुई वो मेवात में हुई, जो एक बैकवर्ड एरिया है सारा। वो ज़मीनों के बग़ैर हार्डशिप के वहाँ फसल नहीं हो सकती थी, क्योंकि कोई पानी की सुविधा नहीं, कोई नहर नहीं, कुछ नहीं। तो उन्होंने मेहनत की वो, ठीक है। और एक स्टेज से निकाल के इस स्टेज पे आए कि जब हमें दिया, जब बिज़नेस दिया, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल हम हैंड टू माउथ थे कि भाई हमें एक गाड़ी चला के ही गुजारा करना, ऐसा नहीं था। ठीक है, मतलब 2 गाड़ियाँ थी जिस टाइम भाई साहब आए, फिर मैं आया तो 3-4 गाड़ी हमने बढ़ाई। फिर फादर के दिमाग में आया कि भाई कोई इंडस्ट्री करो, ये ट्रांसपोर्ट का काम ठीक नहीं है। बच्चों को जैसे होता है बड़े कि भाई ट्रांसपोर्ट जो है नहीं देनी। और टचवुड मेरे शुरू से ही ब्लड के अंदर था कि मेरे को ट्रांसपोर्टर ही बनना है। तो फादर ने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं। उनका शौक़ था कि मैं अच्छा पढ़ा लिखा बनूं, अच्छे, क्योंकि मेरे पास एजुकेशन ठीक थी, बीएससी की, फिर उसके बाद लॉ की। तो ब्रदर जो है उन्होंने इंडस्ट्री लगाई बॉल बेयरिंग की। बॉल बेयरिंग इंडस्ट्री लगने के बाद हम जो है ट्रांसपोर्ट में मेरे को देखना पड़ा। इन बिटवीन फादर ने कहा लॉ करना ज़रूरी है, लॉ कर लो। तो हमने लॉ कर ली। लॉ करने के बाद फिर मैंने कहा जब प्रैक्टिस करते हैं, तो हालांकि मेरा दिल नहीं था प्रैक्टिस करने का। फादर कहने का नहीं प्रैक्टिस करो आप। तो हमने एक जगह ली। इन बिटवीन ये 70 से लेके और 76 तक मैं फादर को मतलब रिटायर कर दिया था एक हिसाब से, कि वो बिज़नेस को ना ही देखे, मैं ही देखूं सर।
अब उन्होंने देखा कि अगर ये चला गया तो फिर बिजनेस कौन देखा था। उस टाइम मेरे पास 4-5-6 गाड़ी थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई मैं नहीं जानता, अब ये काम तुम देखोगे ट्रांसपोर्ट। अब मैं तो चाहता भी यही था, मेरे को तो प्रैक्टिस करनी ही नहीं थी, मैं आपको बताऊं, मैंने तो ट्रांसपोर्टर ही बनना था, जो उसकी मर्ज़ी है। तो मैंने वो शुरू किया और वो परमात्मा बड़ा मेहरबान रहा कि ईमानदारी और मेहनत से मैं पीछे नहीं हटा। न दिन है न रात है, खुद गाड़ी चलाई है, मैंने भी चलाई, मेरे फादर ने भी चलाई, मेरे बड़े ब्रदर ने भी चलाई, छोटे ब्रदर ने भी चलाई, लेकिन थोड़ी चलाई, लेकिन उसने भी काफ़ी मेहनत की। तो उसके बाद हम जो है ना इस बिज़नेस में मैंने संभाला 76 से लेके अपना 70 से लेके और आज तक मैं ट्रांसपोर्ट ही देख रहा हूँ। और परमात्मा की दया से आज 3000 के करीब गाड़ियाँ हैं, अच्छा है, वेल फर्नी, मतलब सही उसमें है, कुछ ऐसा नहीं है कि। लेकिन फिर भी जो मेरे फादर या मदर का कंट्रीब्यूशन था तो मैं सारा श्रेय उनको, या फिर दूंगा तो अपने बड़े ब्रदर सुभाष ढींगरा, छोटा सतीश ढींगरा, गिराज ढींगरा, हमारी जॉइंट फैमिली और आज भी जॉइंट फैमिली है। टचवुड, मतलब भाइयों में बहुत प्यार है, किसी तरह कोई नहीं, लेकिन हर अपना अपना आदमी अपना अपना बिजनेस देखता है, कोई किसी का वो नहीं है। अब वैसे मैं ट्रांसपोर्ट देखता हूँ, मेरा छोटा ब्रदर मेरे साथ ट्रांसपोर्ट देखता है, और बाकी बड़े बच्चे तो सारे कोई डीलरशिप, कोई दोनों भाइयों बेटों के पास एक किया की डीलरशिप है, एक उसकी अपना मर्सिडीज कार की डीलरशिप है, वो देखते हैं। और जो छोटे ब्रदर का बेटा है वो मेरे साथ ट्रांसपोर्ट देख रहा है, मतलब, और गिराज ढींगरा का बेटा भी ट्रांसपोर्ट देख रहा है। तो ऐसे ही अच्छा है, मतलब जो बड़ा बेटा वो भारत बेंच की डीलरशिप भी देखता है, तो उनका रुझान उस तरफ है कि भाई हमें ट्रांसपोर्टर नहीं बनना, ट्रांसपोर्टर की टफ़ लाइफ है, नो डाउट टफ़ लाइफ है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये बिज़नेस बुरा है। मेरी अपनी सोच है कि इस बिज़नेस के साथ आप अगर ईमानदारी और मेहनत के साथ काम, मेहनत तो है, हर काम में मेहनत, कोई ऐसे मेरे कई फ्रेंड बोलते हैं कि भाई तुम ये ट्रांसपोर्ट छोड़ दो, क्या है यार, इसकी कोई ज़िंदगी है, ये है, कोई और बिज़नेस करते हैं। मैं कहा नहीं, मेरे को तो एक ही बिज़नेस शौक़ था, वो अपना पूरा किया है, और जितने तक चाहिए था मैं उतने तक पहुंचा हूँ। मेरे को कोई तकलीफ, उस परमात्मा ने मेरे पर बहुत कृपा की है कि भाई किसी चीज़ की कोई कमी आई हो या नहीं, हर चीज़ पे हाँ मेहनत करने में ना मेरा दिन था ना रात था। जिस टाइम आए, चाहे रात के, हम दिल्ली से आते थे 12-1 बजे आते थे घर पे। ये वाइन का काम था हमारा, भाई साहब वाइन की होलसेल डीलरशिप थी उनके पास, तो ये एक डीलरशिप और ले लेते हैं, अब अच्छा ठीक कमाएं, क्या फ़ायदा है। मगर भाई साहब मैं नहीं करूँगा, मैं तो ट्रांसपोर्ट है तो ट्रांसपोर्ट ही देखूँगा, मेरा कोई और, चाहे मेरा फ्यूचर कैसा भी है, आई डोंट, मेरे को ठीक है। आपकी मार्केट में कोई रिस्पेक्ट नहीं होती जितनी एज ए बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट की रिस्पेक्ट होती है। आज तो खैर ट्रांसपोर्ट को इंडस्ट्री एरिया का वो दे दिया है खिताब दे, अदरवाइज ट्रांसपोर्टर को कोई मायने नहीं रखते थे। इवन मैं आपको बताऊं, कोई शादियां भी नहीं करते थे ट्रांसपोर्टर के साथ। हाँ, ये पुरानी थी कि ट्रांसपोर्टर का नाम सुनते ही कि आम आदमी ऐसे कहते ये तो बदमाश, गुंडे, लुच्चे लिफंगे सारे बदमाश यही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। सर, अभी तक जो मैंने आपसे बात की, एक चीज़ मैं यहाँ पर महसूस कर पाई, एक पारिवारिक इमोशनल टच आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहा, खासकर बात अगर आपके पिताजी की जाए, और इस बीच एक आपका पैशन भी रहा। आजकल की इस यूथ में शायद बहुत सारे दर्शक देख रहे होंगे कि पारिवारिक प्रेशर उनके ऊपर होता है, इमोशनल टच की जगह पारिवारिक प्रेशर अब बढ़ चुका है। वहीं दूसरी ओर अब लोग पैशन जो फॉलो करने की बात करते हैं, वो पैशन उनकी कामयाबी की ओर उन्हें लीड नहीं करता, उनकी कामयाबी तक वो नहीं पहुंचाता है। आपके इस पैशन में और उनके उस पैशन में आपको क्या लगता है, क्या अंतर होगा? मैं तो एक सोचता हूँ कि ये हर एक की सोच में फ़र्क है। अगर किसी चीज़ को, जैसे पारिवारिक प्रेशर आप बोल रहे हो, अगर कोई समझता है कि भाई मेरे पास पारिवारिक प्रेशर है, मैंने सिस्टर की शादी करनी है, दूसरे काम है, ये चीज़ लेना है, वो चीज़ लेना है, भूल जाइए। आपका काम है सिर्फ, जैसे गीता में लिखा है, कर्म करना है। तो आप कर्म करते जाइए, वो सब ठीक करेगा, ये मेरी गारंटी है। हमारे पे प्रेशर नहीं है, कई बार प्रेशर आता था, कई बार ऐसे एक्सीडेंट हो जाती थी, गाड़ी आदमी
सर्वाइव करना भी भारी होता है। सोचता था कि यार कैसे होगा। अब मैं आपको अपनी लाइफ की एक थोड़ी सी छोटी स्टोरी सुना देता हूँ। एक बार मेरे पास टोटल उस टाइम 6 ट्रक थे या 7 होंगे, 7 ट्रक थे, जिसमें 3 ट्रकों का मेजर एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 2 ड्राइवर की डेथ हो गई। 77-78 की बात है। तो एक ऐसा टाइम था कभी इनको, क्योंकि हमारे पास कोई इतना कैश तो होता ही नहीं है, ट्रांसपोर्टर का किसी के पास कैश तो मिलेगा ही नहीं। रीज़न वाई कि वो हर टाइम, क्योंकि कर्जा लेके काम करना है, लोन लेना है, गाड़ियाँ बनानी है, लोन लेना है, गाड़ियाँ बनानी है, और कुछ, या फिर उससे रीफाइनेंस करा लोगे, यही होता है। तो उस टाइम मेरी 3 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया। और उस टाइम हमें मतलब ऐसा नहीं था मार्केट में कोई आपको उधार पैसे दे देगा या आप उससे ले लेंगे, और मांगेंगे किससे, क्योंकि सर्कल ही ऐसा था। मेवात से निकल के आए थे गांव से, कोई इतना वो नहीं था। तो एक था कि भाई, लेकिन फादर की गुडविल थी, फिर उसके बाद मेरी गुडविल भी थी कि जिसके साथ कमिटमेंट कर लिया है तो उसकी पेमेंट वापस करनी ही करनी है। तो मैं सिंपल सी जो स्पेयर पार्ट वाले थे उनके पास गया कि भाई ऐसे ऐसे मेरी प्रॉब्लम है, गाड़ी रिपेयर करानी है, इंश्योरेंस से क्लेम जब मिलेगा सो मिलेगा, अभी तो। उन्होंने कहा कि नहीं, आप बेफिक्र काम करो, हम आपको स्पेयर पार्ट देंगे जितना भी है। फिर टायर वाले के पास गया कि भाई ऐसे ऐसे, भाई अब मैं टायर की पेमेंट भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि 1.5-2 लाख रुपए इन गाड़ियों पे लगेगा, तो इतना आसान नहीं है कि निकालना। तो उन दिनों पैसे की वैल्यू इतनी थी जी, क्या बताएं। तो उन्होंने कहा जी आप चिंता मत करो, जितने तक है। ठीक है, उन्होंने विश्वास किया। तो ठीक है, अगर मैं घबरा के बैठ जाता, फादर से बोलता अब मैं क्या करूं, मेरे से तो बस का नहीं है। मदर से कहता भाई अब मैं तो बस ये है, मेरे को तो मुसीबत में डाल दिया। ठीक है, बड़े छोटे भाई तो अभी छोटे थे, कोई वो नहीं था साथ में। तो मैंने कहा कोई चिंता नहीं, मतलब परवाह नहीं कि किसी की वो ज़रूरत है, और सब साथ हुआ। ये कष्ट भी निकल गया, कोई पता भी नहीं चला, और इमीडिएटली हमने वो इंश्योरेंस से क्लेम भी लिए, उनसे भी रिक्वेस्ट की। लेकिन वही है कि आप बार बार मेहनत करते हैं, हर डेली ऑफिस में जाएंगे, पता करेंगे भाई मेरा क्लेम का क्या हुआ, मेरी गाड़ी कहाँ तक रिपेयर हुई है, वो रिपेयर करने में भी आपको टाइम देना है। तो आप ये सोचेंगे यार आज तो मैं रेस्ट कर लेता हूँ, यार गाड़ी रिपेयर कर लेंगे, 2 दिन बाद हो जाएगी, क्या फ़र्क पड़ता। नहीं, 1-1 घंटे की वैल्यू है। आप जब आप 1-1 घंटे की वैल्यू समझते हैं, हम आपको होता है, हम रात के 9 बजे नो एंट्री खुलती थी दिल्ली से, तो दिल्ली से रात के 10 बजे अपना ट्रक 9 बजे के बाद आते, नो एंट्री के बाद हम उनका हिसाब लिखना सारा कुछ करके उसके बाद ही हम चलते थे, ताकि 1-1 घंटा भी जो है गाड़ी का बचाएंगे तो वो हमारे फ़ायदे का आएगा। कि कैसा भी समय आया था, ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से ठप हो गया था, बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए थे। आप लोगों को कितना नुकसान इससे हुआ और कैसे आप उससे उभरे? देखो जी, उठे तो अभी तक भी नहीं है, देखो फ्रैंकली बता रहे हैं। ठीक है, कोरोना का जो इम्पैक्ट था, हालांकि जो पहला कोरोना आया था 4-5 महीने हमारे को उससे बैंकों से भी सहूलियत मिली थी, सारा कुछ हुआ था, और उससे हम निकल भी आए थे। जो पहला कोरोना हुआ था 5-6 महीने हुआ, फिर बिजनेस का फ्लो उठ गया था। लेकिन जो इस बार जो 2021 में कोरोना आया, उसने मतलब काफ़ी ट्रांसपोर्टर की कमर तोड़ दी है। मतलब जब मेरे जैसा बिजनेसमैन भी घबरा गया था, तो घबराना इन द सेंस के मतलब लगता है कि हम हर साल मतलब 200-300 ट्रक खरीदते थे, इन 2 सालों में 1 ट्रक भी नहीं खरीदा हमने। तो मतलब आप लगा लो कितना इम्पैक्ट हुआ है ट्रांसपोर्ट के ऊपर। लेकिन वो है ना, जिसको काम यही करना है वो तो कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, स्ट्रगल करेंगे, ऐसा नहीं कि हमेशा रहता है। अब थोड़ा थोड़ा बिजनेस उठने लगा है। बीच में ये ऑटोमोबाइल्स में चिप्स की प्रॉब्लम, चिप नहीं आ रही थी, उससे कार मैन्युफैक्चरिंग और मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा दिक्कत आ गई। अभी वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे कोरोना बढ़ता है वर्कर चले जाते हैं, वर्कर नहीं है तो काम ठप ही हो जाता है। तो सारा काम तो इंडस्ट्री के ऊपर है, इंडस्ट्री चलेगी तो ट्रांसपोर्ट भी चलेगी, जब इंडस्ट्री नहीं चल रही तो ट्रांसपोर्ट भी नहीं चल पाएगा। तो ये सारा है। लेकिन कोरोना ने काफ़ी मतलब नुकसान किया ट्रांसपोर्टर को, बहुत ज़्यादा। ट्रांसपोर्टर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन इसी बीच आप लोगों ने लोगों की मदद भी की
और जिस तरीके से सेवा भाव एक रहता है आपके दिल में, क्या इसे हम संतुष्टि का कारण मान सकते हैं जो इस मुकाम पर पहुंचने के बाद आपको एक सेटिस्फैक्शन देता हो? क्योंकि अक्सर लोग अमीर हो जाते हैं, अक्सर लोग कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपने आप से खुद संतुष्ट नहीं हो पाते। ऐसे में सेवा भाव, दूसरों की मदद करना, ये कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है? देखो जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोरोना, चलो ठीक है, कोरोना आया, उसमें तो सबने पार्टिसिपेट भी किया, मतलब हर एक की। लेकिन मैं तो दूसरा भी कहता हूँ, चाहे कोरोना ना भी हो, हर एक आदमी को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। अगर आज मैं पैसे वाला हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी की हेल्प नहीं करूँ, कुछ नहीं। जो संतुष्टि उसमें मिलती है आपको, अपने इतने कमाने में नहीं मिलती जितनी आप किसी की हेल्प कर देते। चाहे पैसे से ना करो, किसी तरह की हो। आज एक किसी का एक्सीडेंट हुआ, पर उसको उठा के लेके हॉस्पिटल ले गए, तो वो भी हेल्प हो गई। पैसा तो खर्च कर सकते, तो करना चाहिए, वो उसमें कोई दो राय नहीं है, वो करते भी हैं, ऐसा नहीं कोई नहीं करता। लेकिन मैं ये हमेशा कहूँगा, कोरोना में तो जो ठीक हो, हमने तो जो किया सो किया, कईयों के हमने वो लगवा दिए थे, खाना फ्री चालू करवा दिया था गुजरात में, हमारे ऑफिस में वहाँ चालू करवा दिया था, यहाँ भी एक दो जगह चालू करवाए। तो जो हेल्प हो सकती थी वो तो करते ही हैं। लेकिन फिर भी कोरोना हो या कोई हो, एक ह्यूमन बीइंग, मतलब आदमी को हर एक के साथ किसी को दुख है तो उस दुख को समझना चाहिए। हमें तो ज़्यादा नहीं निकलने दिया कि अब तो रहो, हम करेंगे ज़्यादा, तो मैं ठीक है कोई नहीं। उन्होंने मतलब रियली बता रहा, और उस हॉस्पिटल के रिज़ल्ट इतने अच्छे रहे, मेरे ख्याल एक डेथ हुई उस हॉस्पिटल में, और कम से कम 200 पेशेंट तो हमने भेजे होंगे, कम से कम बता रहा हूँ। यानी कि कुल मिलाकर सर देखिए, वैसे तो ये अगर आप गीता की भी बात कर रहे हैं, या मेरे हिसाब से शायद आप किताबें पढ़ने की भी शौकीन होंगे, तो इस जी जाहिर सी बात है कि वो भाव जो हमारे चेहरे पर मुस्कान ला दे, उससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती। फिर कोरोना के समय में जो सेवा आपने की, उसने तो लोगों की जिंदगियां बचाई हैं, तो इससे बड़ा सेवा भाव, बड़ा बस धर्म हाँ जी, हाँ। इंसानियत का है, और बस यही आज फिलहाल आज मैं आपको बता दूं, अगर आपने किसी मेरे ड्राइवर से पूछ लिया कभी भी, तो वो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार होगा। मतलब इतना कोई मालिक ड्राइवर के साथ रिलेशन नहीं रखता जितना मैं रखता हूँ आज भी। कि मेरे पास आएंगे, मेरा सीधे ऑफिस में आएंगे, कोई किसी को रुकावट नहीं है किसी तरह की, आएंगे, बात करेंगे अच्छी तरह, और बिल्कुल इवन मेरे को भी एटलीस्ट हर ड्राइवर के नाम याद होंगे, मतलब उनके, मतलब कहाँ का रहने वाला है, कहाँ का है। अब इतने उसमें ड्राइवरों में, अब तो खैर थोड़ा कम भी हो गया है, लेकिन पहले एक टाइम था कि उन ड्राइवरों की गाड़ी नंबर भी याद रखता था, ड्राइवर का भी गाड़ी नंबर भी याद सर आप रहते थे। ड्राइवर्स की बात कर रहे हैं, और कुछ सवाल मेरे इस चीज से, इस पेशे से जुड़े भी हो सकते। क्या आप चाय पीने की भी शौकीन रहे हैं, जो कड़क चाय एक ड्राइवर्स की खासियत मानी जाती है, या ड्राइवर्स की जो शौक माने जाते हैं ऊंची आवाज में पंजाबी गाने सुनते हुए? वो गाड़ी पहुँचानी है, लेकिन नींद को भी दूर करना है, तो उसके लिए चाय एक हेल्प थी, या ये था, या फिर थोड़ी देर गाड़ी रोक के साइड पे पानी छिट्टे लगाए और मुंह धोया और फिर चल पड़ते थे। सर आपने भी गाने गाए होंगे, क्योंकि मैं पहले ही जिक्र कर चुकी हूँ गाने कि गाते थे। नाराज ना हो आप, नहीं नहीं, गाने गाते थे, नो तो एक प्रॉब्लम। गाना अभी हो जाए दर्शकों के लिए। तुम रूठ के मत जाना, तुम रूठ के मत जाना, तुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना, फुर्सत है तो आ जाना, फुर्सत है तो आ जाना, अपने ही हाथों से मेरी दुनिया मिटा जाना। वाह वाह सर। करते थे उस टाइम की। उस अब तो आवाज क्या समय रही। के गाने, नहीं नहीं सर, अभी भी आपने बहुत अच्छा गाया। और एक चीज मैं बताती हूँ कि आप लोगों की शायद प्रैक्टिस भी हो गई होगी ना गाना ना, गाते, वरना बहुत मुद्दत हो गई, आज पहली दफा आपने कहा तो गा दिया। और वो भी हमारे दर्शकों ने भी सुन लिया। पहली बार में बहुत सारे लोग इस समय आपके इस गाने को सुन रहे हैं। तो चलिए थोड़ी हल्की फुल्की बातें हो जाती है, मुझे लगता है, क्योंकि ये फिलहाल इंटरव्यू देख के मुझे लगता है दर्शक बहुत इमोशनल भी हो रहे होंगे। सर उस जमाने के गाने में और इस जमाने के गानों में आपको कुछ फर्क नजर आता है? जैसे कि
आजकल तो इतनी आवाज़ खोल के सुनते हैं गाने जिसके हिसाब नहीं। और पहले तो हमारे यहाँ तो इतना म्यूज़िक होता नहीं था, तो म्यूज़िक ज़्यादा है, आवाज़ तो पता ही नहीं चलती कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है। तो वहाँ हर एक का टाइम है। देखो जी, मैं आपको ये बताऊँ, हमें उस टाइम अच्छे गाने लगते थे, आज बच्चों को ये गाने अच्छे लगते हैं। आज मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी में बैठा हूँ, तो छोटा बेटा भी होगा ना, पापा ये गाना नहीं चलाना आप, हमारे गाने तो चलेंगे ही नहीं, उनके चलेंगे जो आजकल के जो सिंगर है, मेरे को तो नाम भी याद नहीं है, तो उनके गाने सुनते हैं। तो मेरी कार में नहीं बैठेंगे, अगर मैं वो गाने चलाऊँगा तो फिर वो ठीक है। तो उनका है। बिल्कुल। और परिवर्तन ही संसार का नहीं अच्छा है। देखो ये तो चेंज है। आज हमारे टाइम क्या होता, हम उसको लेके चलेंगे नहीं, जो आज बच्चे ये कर रहे हैं वो शायद हमारे से बैठ रहे हैं, अगले उनके बच्चे हैं उनसे और ज़्यादा करेंगे। तो ये तो परिवर्तन है, इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए और खुशी खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए। सर, मैं चाहती हूँ कि हमारी ये बातें लंबी चले, लेकिन समय की ज़रा कमी है हमारे पास, इसलिए जाते मेरा आखिरी सवाल है आपसे, और जाते जाते एक संदेश मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को दें, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं और जिसके बारे में शायद मुझे लगता है कि हर एक इंसान को समझना चाहिए। सर, अक्सर ये होता है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है या फिर आजकल के जो लोग हैं, वो अमीर दिखने पर ज़्यादा फोकस है बजाय अमीर बनने के। तो किस तरीके से उन्हें इस विचारधारा से हटने की ज़रूरत है? देखो जी, अमीर बन गया तो उसको दिखाने की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। जब आप हर एक जानता है फाइनेंशियल रिच है नहीं है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। दिखावा वो करते हैं जो अमीर होते ही नहीं है, उनको दिखावा करना पड़ता है कि भाई हाँ मैं ये हूँ, मेरे पास इतना है। होता कुछ भी नहीं, और होगा तो क्यों दिखाएगा, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूँ, दिखाने की ज़रूरत ही क्या है। एक आदमी का मन सच्चा है, सबसे बड़ी चीज़ वो है। आपका दिल सच्चा है, आप उसको धन मानो ना, क्यों इस पैसे को मानते हो। इस पैसे की वैल्यू क्या है, छोड़ के चला जाना। लोग क्या याद रखेंगे, आपकी अच्छाइयाँ याद रखेंगी, जैसे आज भी हम अपने फादर की अच्छाइयाँ याद रखते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ये दिखावा करके आपको कुछ मिलने, आज मैं इतनी बड़ी कार में जा रहा हूँ इतने में, तो उससे पूछेंगे जो छोटी सी कार में भी जा रहा होता है, ठीक है, इसका नाम है, इसके वैल्यू पड़ती है। ये मैं नहीं कहता कि नहीं है, कि भाई अगर धनवान आदमी और एक साइकिल पे जा रहा हो और ये कहे जी मैं धनवान हूँ साइकिल पे जा रहा हूँ, तो वैल्यू मानेगा कोई नहीं उसको कि यार धनवान है तो साइकिल पे क्यों जा रहा है, ठीक है कि नहीं। तो उस स्टेटस को थोड़ा बहुत तो मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन आप ये स्टेटस को ही मेंटेन कर लेते हो कि भाई मेरे को तो धनवान की वही दिखाना ही दिखाना है हर टाइम, कि भाई उसी तरह के कपड़े दिखाने, और आजकल ब्रांडेड कपड़े डालो, ब्रांडेड घड़ी डालो, ब्रांडेड ये डालो, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी अंदर से अच्छा हुआ तो हर आदमी जानता है। आप एक बिज़नेस में हैं, आपका पहचान सिर्फ आपके काम से है, पैसे सिर्फ दूसरे हैं जिसको आप शो नहीं कर सकते, वो दिखावा है वहाँ। उस काम को अच्छा करोगे, आपको किसी कंपनी में जाओ, आपको सर्विस से प्रायोरिटी मिलेगी, ना कि आप जाओगे काम सूटेड बूटेड कई कपड़े डाल के जाओ, कोई वहाँ जाके बैठो तो वो कहेगा यार ये वहाँ DGFC से आ रहे, छोड़ो यार इससे क्या बात करनी, सारा सर्विस तो देता ही कुछ नहीं है, पहनने को तो ब्रांडेड डाले हुए, उसकी क्या वैल्यू है। तो ब्रांडेड वहाँ चलेगा जहाँ आपकी सर्विस अच्छी बोल रही है, जब ब्रांडेड डालो या ना डालो कोई फ़र्क नहीं, लेकिन ठीक है उसमें एक अलग सी पहचान हो जाती है, यार देखा अगले स्टेटस बना हुआ है ऐसे, तो उसकी भी वैल्यू है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसी को वैल्यू समझना ये बेवकूफ़ी, मैं नहीं समझता कि। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये बहुत अमूल्य मैसेज जो आपने फिलहाल दर्शकों को दी, और हो सकता है कि वो अपने जीवन में अगर मोटिवेटेड नहीं है तो इसे देखकर मोटिवेटेड हो जाए, या फिर अगर उन्हें अपनी कामयाबी का रास्ता ना मिल रहा हो और उन्हें बहुत कुछ करना हो, तो शायद कहानी कामयाबी की में ये वाला एपिसोड देखकर आपको ज़रूर ये लगे कि कौन से कदम आपको उठाने चाहिए। अब मुझे दें इजाज़त और आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।